हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना। याद करो, जैसे गॉस लॉ का हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे ना, तो बस उसी को जस्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम कौन कौन क्वेश्चन बतलाए थे कि अगर सॉलिड स्फीयर हो यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके इन साइड में अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, है ना। तो उसी को जस्ट अब आगे कर रहे हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेट वायर पे। और देखो, तुम लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछे हो कि सर 13 नंबर प्रॉब्लम बतला दिए। जो प्रॉब्लम पूछे हो ना वो सब डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ बात को सिखा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि गॉस लॉ टॉपिक को जो है ना हम लोग थियोरेटिकली तो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो कुछ ही टाइप बचा हुआ है, ठीक ना। पहले इसको बतला दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है। देखो, जैसे ही लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहा जाए ना, तुम्हारे दिमाग में एक बात तो आना ही चाहिए। कुछ नहीं तो एक मेमोरी मैप तुमको बना दिए थे कि बस डायरेक्ट देख लो टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो, तुम लोगों का एक दिक्कत और हो रहा होगा कि अब इतना सारा लेक्चर आ गया है कि अब तो सब बहुत सारा बात याद रखना पड़ता होगा ना। तो अब जो है ना, जो मेथड तुमको सिखाए थे रिवीजन का, उस मेथड को फॉलो करना, ठीक ना। एकदम स्टार्ट से जो है हर दिन एक बार शॉर्ट में ही उसको देख लेना, या मेमोरी मैप के हेल्प से, शॉर्ट नोट्स के हेल्प से, या अगर फुल लेंथ में भी देख सकते हो तो देख लेना, ठीक ना। हर बार ऐसा नहीं कि केवल हम वीडियो ही जो है ना देखते रहे, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे, लेकिन कोशिश करना। ध्यान से देखना, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज तो है ही। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में मूव कर रहा है इसके चारों ओर, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सोचो, तो जब स्ट्रेट वायर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ना होता है। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में न लगता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे Q इंटू ई, उसी Q को स्मॉल यू से ई से डिनोट किए हैं, E इंटू ई, इधर फोर्स लग रहा है ना। और ये सर्कल में मूव कर रहा है। याद करो, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो बाहर की ओर एक सीडो फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बोलते हैं, जो कितने के इक्वल होता है, mv²/r, है ना। तो सोचो, इधर फोर्स लगा E इंटू ई, बाहर फोर्स लगा mv²/r। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है जी, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, mv²/r। देखो तो r कैंसिल हो गया, E λ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो कैंसिल हो गया है, mv²। एक बात बतलाओ तो, जो स्पीड निकालोगे क्या उसको रेडियस से कोई मतलब है? यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सर्कल में मूव करे या बड़ा सर्कल में मूव करे, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट होगा। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो कोई बात नहीं, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv²। जानते हो ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू लैम्डा, यानी 9 इंटू 10⁻⁹। E कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और लैम्डा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8,
बोलो यही काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसका यूनिट जूल कर ले, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। देखो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो गॉस लॉ चैप्टर में तुम 15 नंबर एक्सरसाइज में एससी वर्मा का क्वेश्चन देखोगे, ठीक ना। तो इसको लिख लो। देखो जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 डायमेंशनल फिगर बनाया जाए, चलो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज करो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब तुमसे कहा गया कि यहाँ पे एक हम नेगेटिव चार्ज को रख दिए जिसका वैल्यू 4 नैनो कूलम माइनस में है, बतलाओ फोर्स कितना लगेगा। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। देखो जी, देखो ये सब प्रॉब्लम कूलम्स लॉ से तो बनता नहीं है, कूलम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने का क्या मेथड है, इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगा। तो ये देखो कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है जहाँ रखा गया है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मौजूद है। तो सोचो ये जो प्लेट है क्वेश्चन में कह रहा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। देखो तुमको सिखाए थे कि जब भी किसी क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग शीट बोले, प्लेट बोले, तो जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि चार्ज जो है उस प्लेन सरफेस के, मतलब जो प्लेट है उसके एक साइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या पतला सा एक चार्ज का लेयर अज्यूम कर लो, यही हम लोग मान करके चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस पर इधर लगेगा, कितना Q × E। तो अब बतलाओ तो ये कितना सिंपल हो गया, फोर्स हो गया Q × E। Q का वैल्यू कितना 4 नैनो कूलम यानी 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण तुम देखना अपने कॉपी में क्या होता है, σ/2ε0, ठीक ना, σ/2ε0। और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 × 10⁻⁻⁴ और 2ε0, ε0 का वैल्यू याद करो 8.5 × 10⁻⁻12, इतना न्यूटन फोर्स हो। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। देखो अच्छा एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट। देखो अभी बोले नॉन कंडक्टिंग प्लेट जब भी रहे तो हम लोग समझते हैं कि चार्ज का एक लेयर पतला सा है एक साइड में, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0, और कंडक्टिंग प्लेट बोला जाता है तो जनरली हम लोग समझते हैं चार्ज बोथ साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू σ/ε0 लेते हैं। हालांकि उसमें भी तुमको हम ये सब बात एक्सप्लेन किए हैं कि मतलब इससे है कि चार्ज बोथ साइड हो, अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट भी हो और चार्ज अगर बोथ साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब रिजल्ट σ/ε0 होता है, और एक साइड हो तो σ/2ε0 होता है। लेकिन जनरली जब नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज किया जाए ना तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि चार्ज जो भी है ना वो एक ही साइड में है। कंडक्टिंग बोल दिया जाता है तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दोनों साइड में। लेकिन जहाँ पे अगर मेंशन किया हुआ रहे कि नॉन कंडक्टिंग तो है बोथ साइड चार्ज है, तब वहाँ पे फार्मूला σ/ε0 यूज करते हैं। जो थियोरेटिकल कंटेंट में देखना वो सब बात बतलाए हैं, और भी बहुत सारा बात सिखाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो। देखो मान लेते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इतना तो जान रहे पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इससे जो है एक चार्ज बॉल को सस्पेंड कर दिया गया और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जाहिर है ये इसको रिपेल करेगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का चूंकि डायरेक्शन इधर है
तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना करके ये इक्विलिब्रियम में इसी पोजीशन में रुका हुआ है। बतलाओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? एकदम सिंपल है। क्या भाई, कौन कौन फोर्स लग रहा है? इधर टी, नीचे क्या लग रहा है? mg, और ये रुका हुआ है इधर लग रहा qv। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाए हो। रुका हुआ मतलब क्या बोल दो जल्दी से? जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना लेफ्ट में फोर्स उतना राइट में फोर्स। देखो जी, ये थीटा, ये थीटा, टी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया? टी साइन थीटा, है ना। टी साइन थीटा किसके इक्वल? Q इंटू ए। टी कॉस थीटा किसके इक्वल? mg, है ना। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। वो बात की बात है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लो तो tan थीटा इजकल टू qv बाई mg, है ना। अब देखो जी, qv इजकल टू mg tan थीटा, और E कितना है जी? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। तो सिग्मा कितना हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा होल डिवाइडेड बाई q। अब बतलाओ तो इसमें क्या अननोन है? एप्सिलॉन नॉट मालूम है? बिल्कुल मालूम है। मास मालूम है 10 ग्राम है, इसको केजी में बदल लो। जी मालूम है, थीटा 60 डिग्री, क्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम। अब तो केवल वैल्यू ना पुट करना है, बोलो। अब इसको निकालने में तो दिक्कत है नहीं। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻⁻12। मास है 10 ग्राम, केजी में बदल लो यानी 1000। जी के जगह 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 या 9.8 ही लिख दे रहे हैं। 1060 कितना? √3 डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू कितना है जी? 4 माइक्रोकूलम, जो आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। यही क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन देखो, अब इसी क्वेश्चन में तुमसे एडिशनल क्या पूछ रहा है? एडिशनल पूछ रहा है इसमें टेंशन कितना होगा। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखना। अब इसको एसएचएम से रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ रुका हुआ है। अगर इसको हम कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें तो ये ऑसिलेट करने लगेगा यहीं पर। तो बतलाओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो एकदम आसान है। पहले तो ऐसा करो, इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो सब बात इतने स्पेस में आएगा नहीं। हाँ जी, तो अब देखो क्वेश्चन में टेंशन पूछा जा रहा है तो कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो ना। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोचो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। अब क्यूवी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, है ना। तो देखो जी टेंशन कितना हो गया? √QV स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, है ना। देखो ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये पहले वाला जो क्वेश्चन बतलाए थे वो 19 नंबर था, और यहाँ से जो है ना उसी का एडिशनल क्वेश्चन 20 नंबर है। एससी वर्मा के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। अब तुमसे कहा गया ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बतलाओ। अगर इसको हम स्मॉल ऑसिलेशन दे दें, 20 का ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। देखो याद करो, जहाँ तुम एसएचएम पढ़े हो, सिंपल पेंडुलम पढ़े हो, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हो या 12 से भी रिलेटेड जहाँ एसएचएम का क्वेश्चन पेंडुलम वाला बतलाए थे, तो वहाँ एक बात बतलाए थे कि जब भी टाइम पीरियड निकालना हो ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब पेंडुलम हो
तो वहाँ टेंशन निकाल लेना। तो देखो टेंशन तो ऑलरेडी निकाल ली है। और एक टर्म होता है कि g के जगह क्या लिखेंगे, g इक्विवेलेंट क्या होगा। तो g इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, तो जो टेंशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया ना, उसमें मास से डिवाइड कर लो तो ठीक है। तो टेंशन कितना आया, अंडर रूट QV स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। बस ये g इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये जो g इक्विवेलेंट आया, चलो m को रूट के अंदर लेकर के चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, QV बाई m होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, यही ना हो गया। देख लो बढ़िया से, नीचे रूट में ले जाओगे ना तो m स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो m तो गायब हो जाएगा। यानी देखो यही g इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। अब तुमसे कोई पूछे ना कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला तुम जानते हो, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इक्विवेलेंट। ऐसे तो तुम g जानते हो कि 2 पाई अंडर रूट L बाई जी सिंपल पेंडुलम का होता है, लेकिन वो उस केस में होता है जब टेंशन के अलावे केवल mg फोर्स एक्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ mg के अलावे भी तो फोर्स लग रहा है ना, QV भी लग रहा है। तो उस केस में रूल क्या है कि टेंशन निकाल लो इक्विलिब्रियम पोजीशन का, टेंशन में मास से डिवाइड कर दो तो g के जगह मुझे क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। यानी अब इसी को जो है तुम एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई अंडर रूट L बाई ये जो वैल्यू आया है QV बाई m होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर अंडर रूट। ठीक ना, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। पहले जो होमवर्क दिए थे स्टार्ट में याद करो, गॉस लॉ का जब थियरी फिनिश किए थे तो 21 से लेकर 24 दिए थे, फिर बाद में 9 से लेकर के 15 तक दिए थे। तुम में से कुछ स्टूडेंट पूछा था 21 नंबर प्रॉब्लम। वैसे जो है ना, अब तुम लोगों के पास ढेर सारा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो वो क्वेश्चन और भी जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो टोटल क्वेश्चन हम तुमको बतला देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन बताना ज़रूरी है। और इवन कि तुम जो नहीं भी पूछोगे और मुझे लगेगा कि वो तुमको बनाने में दिक्कत होगा तो उसको मैं डिस्कस करूँगा ही, है ना। अभी देखो मैं एक लिमिटेड वे में जैसे कोशिश कर रहे हैं कि एस सी वर्मा का जो अभी एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम बना, फिर तुमको ऑब्जेक्टिव में भी होमवर्क देंगे, फिर एडिशनल प्रॉब्लम भी देंगे। क्योंकि अब हम लोग क्लास में 2-2 घंटे के क्लास करते थे, उसमें पूरा टाइम होता था। इसमें हमेशा एक लिमिट होता है कि हम कितने कंटेंट को लें, है ना। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। फिर देखो पहले 21 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है क्या, 21 नंबर प्रॉब्लम में कि 2 ठो कंडक्टिंग प्लेट। देखो तुमको सिखाए थे कि जब 2 कंडक्टिंग प्लेट को आमने सामने रखते हो तो ये जो दोनों का जो आमने सामने वाला सरफेस है, अपोजिट सरफेस है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो ये इक्वल अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। देखना 1-2 क्लास पहले का लेक्चर देख लेना। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा, बस फर्क क्या चीज़ का रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये निगेटिवली। और जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस होता है, तुमको सिखाए थे अगर यहाँ चार्ज 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए थे ना, प्लेट को एक दूसरे को पैरेलल करके, उस लेक्चर को देख लेना, है ना। खास करके जो फर्स्ट डे जो हम मेमोरी मैप दे करके तुमको जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो बात सिखाए उसी में ये बात को सिखाए हैं, तो उसको तुम अच्छे से देख लेना, या शायद उसके पहले एक क्लास में बताए होंगे, 1-2 क्लास आगे पीछे करके तुम देख लेना। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में तुमसे कहा क्या जा रहा है,
बुक मेरे पास है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विथ ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। कह रहा 2 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे ये दोनों प्लेट को रख दिया गया। आगे कह रहा क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट रीचेज द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को इसके बीच में रख दिया। तो देखो एक बात जानते हो ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, अगर मान लो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सोचो, अगर यहाँ एक प्लस चार्ज रखोगे, सब काम किया हुआ है, यहाँ एक प्लस चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर रिपेल करेगा, ये निगेटिवली चार्ज है अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, और ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ए भी देगा, है कि नहीं। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और मिडिल के पॉइंट पर, बीच के पॉइंट, मिडिल क्या, इसके बीच के गैप में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये जिधर रिपेल करेगा उधर ही अट्रैक्ट करेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। हाँ, अगर यही तुमसे कोई पूछता ना आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इधर रिपेल करेगा, निगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई में एक आई में तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0, यानी आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे। समझ गया। तो क्वेश्चन में हालांकि वो प्रॉपर वे में क्वेश्चन सिंपली कह दिया है 2 कंडक्टिंग प्लेट, और जो निगेटिव मतलब कि एक प्लेट को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव ले रहा है, और सिखाए हैं कि जब भी 2 मेटल प्लेट ऐसा हो तो इस पर जितना प्लस होगा उतना ही इस पर क्या होगा, माइनस होगा। अब कह रहा है कि हम निगेटिव प्लेट के नज़दीक में एक इलेक्ट्रॉन को रख करके छोड़ दिए, तो सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं। तो क्वेश्चन में वो टाइम दे दिया 2 माइक्रोसेकेंड, है ना। क्वेश्चन में जो है टाइम दे दिया है 2 माइक्रोसेकेंड। पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो इसमें बहुत अब दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज़ जान लो, अगर यही इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ रख के छोड़ते तब तो तुरंत ही ना यहाँ पहुँच जाता। कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तभी जाएगा जब तुम निगेटिव प्लेट के पास रखोगे, तो इधर फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, फाइनली इधर जाएगा। या ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब थोड़ा सोचो, जानते हो ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है। फोर्स लगा E इंटू ई, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया E बाई m। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना तो D, U कितना तो 0, रेस्ट में न रख के छोड़ दिए। हाफ A कितना तो E बाई m इंटू T स्क्वायर। निकालना क्या है जी, निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। 2md इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T स्क्वायर। सोचो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4md एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई E इंटू T स्क्वायर। थोड़ा देख लो तो इसमें कौन अननोन है, अननोन कौन है।
मास मालूम है इलेक्ट्रॉन का, d 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और टाइम ऑलरेडी दे दिया है 2 माइक्रोसेकेंड। बस यही हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना, यही 21 नंबर प्रॉब्लम हो गया SC वर्मा के एक्सरसाइज का। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ स्टूडेंट जो है वो लिखा था कि सर 13 नंबर प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कर दीजिए। चलो 13 नंबर प्रॉब्लम, देखो इस प्रॉब्लम में वो क्या किया है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का मेथड को चेंज किया, इसीलिए तुम कंफ्यूज कर गए। अब कह रहा है बेरिलियम एटम, उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से तो तुमको कोई लेना देना है नहीं, 4 प्रोटॉन, क्योंकि हमको तो यहाँ चार्ज बॉडी से ही लेना देना है। और कह रहा है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हो ना, 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2, यानी 1s ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है मैं कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज का क्लाउड बना रहा है। ठीक ना, ये 1s ऑर्बिट, इसका रेडियस दिया हुआ है r1। r1 का वैल्यू 1.3 × 10⁻⁻11 मीटर। फिर जो है कह रहा बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो r2 रेडियस में, या कहो उसको 2s ऑर्बिट बोला गया है, 2s ऑर्बिट में निगेटिव चार्ज का क्लाउड बना रहा है ना, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बना रहा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो 1s ऑर्बिट है उसके जस्ट इनसाइड में क्या होगा। जस्ट इनसाइड यानी r1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेना है ना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जस्ट इनसाइड ऑफ 1s ऑर्बिट, 1s ऑर्बिट के जस्ट इनसाइड। तो देखो जस्ट इनसाइड में अगर एक गॉसियन सरफेस हम लोग लें तो जाहिर है गॉसियन सरफेस हम ऐसा लिए हैं कि उसका सरफेस जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि हम लोग जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिए। ठीक ना, r1 से स्लाइटली स्मॉल रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लिए, ये डॉटेड लाइन बनाए हैं, इसको गॉसियन सरफेस समझो। और इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर गॉस लॉ को यूज में लाएं तो बतलाओ तो गॉस लॉ क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज देखो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। ठीक है भाई, ये भी तो जानते हो कि क्लोज सरफेस के लिए जब फ्लक्स हम लोग निकालते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, याद करो बहुत बार ये सब काम कर चुके हैं हम लोग। अब देखो कुछ तुम में से स्टूडेंट होगा ना वो इसी लेक्चर से शुरू कर लेगा, इस लेक्चर से शुरू करोगे तो कुछ बात तो समझ में आएगा, सब कुछ नहीं। इसलिए गॉस लॉ जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से पढ़ोगे, सब बात एकदम आराम से समझ में आएगा। अब बतलाओ चार्ज इनसाइड, तो ये जो अंदर में गॉसियन सरफेस लिए हो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो 4 प्रोटॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन तो और बाहर है और दूरी पे है, यानी 4 प्रोटॉन 4 × 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। क्या दिक्कत है, जिधर E है उधर ही dA है, या ऐसा करो इसको अभी 4 × E लिख देते हैं, बाद में E का वैल्यू, E जिधर उधर ही dA है,
डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करोगे, ई डी ए cos 0 1, ई तो निकालना है और डी ए का इंटीग्रेशन, तो 4 पाई r1 स्क्वायर 4e बाई एप्साइलन नॉट। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 4e बाई r1 स्क्वायर। बस है ना। तुम कहोगे कि अच्छा फिर से तो आप तो r1 लिख दिए। हम देखो क्वेश्चन में बोला है ना जस्ट इनसाइड, देखो जस्ट स्मॉलर, जस्ट ग्रेटर, मैथमेटिक्स में उसको डिफाइन करना संभव नहीं है। अगर हम तुमसे बोलें कि 5 मीटर से जस्ट बड़ा कोई टर्म बतलाओ, तब कोई कहेगा 5.1 मीटर, कोई कहेगा 5.01 मीटर, कोई कहेगा 5.00000001 मीटर। अब इस तरह से तुम सोचो कभी बतला पाओगे? तो अप्रॉक्सीमेटली जो है जस्ट स्मॉलर देन r1 यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r1, है ना। तो चलो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया जस्ट इनसाइड ऑफ 1s ऑर्बिट। इसी के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जस्ट इनसाइड ऑफ 2s ऑर्बिट। देखो अब इसके लिए कुछ नया काम नहीं करना, यानी समझो यहां पे गॉसियन सरफेस लेंगे, जस्ट इनसाइड ऑफ 2s ऑर्बिट बोलेगा तो हमको यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेना होगा जो लगभग r2 के रेडियस के इक्वल होगा। r2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब अगर गॉस लॉ यूज करोगे, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर वही बात बोलेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब बतलाओ चार्ज इनसाइड कितना हुआ? तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज देखोगे तो 4 ठो प्रोटॉन है और 2 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 4 प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर वही ई और डी ए तो सेम डायरेक्शन में होगा, डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई r2 स्क्वायर, टोटल एरिया इतना 2e बाई एप्सिलॉन नॉट। बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e बाई r2 स्क्वायर। तो 30 नंबर प्रॉब्लम तो खैर बन गया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे कहा जाता ना जस्ट आउटसाइड या आउटसाइड ऑफ 2s ऑर्बिट, तुमसे इधर कहीं भी पूछा जाता, ठीक ना, इधर कहीं भी पूछा जाता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब देख लो क्या हो जाता। अगर इधर कहीं भी पूछा जाता तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन भी ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो बतलाओ तो यहाँ से सॉल्व करते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता क्या? यानी इस केस में अगर यहाँ गॉसियन सरफेस ले लें तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो जी, तो अब जो तुम लोगों को कुछ हम प्रॉब्लम होमवर्क में दे रहे हैं और होमवर्क ज़्यादातर तुमसे बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन हम जानबूझ करके नहीं बता रहे हैं कि कहीं तो थोड़ा दिक्कत में भी तो आओ, हर बार सब चीज़ बन ही जाएगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं कि हमारा दिमाग कहाँ लगा, सब बात हम बता देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो देखो 9 से लेकर के 24 तक जो प्रॉब्लम है SC वर्मा के गॉस लॉ चैप्टर में, ठीक ना, हम NCERT बुक पे भी आएंगे। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे सर NCERT वाला नहीं बताइएगा, बिल्कुल बताएंगे। एक तो तुम लोगों के लिंक पे हम NCERT का टोटल क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं, लेकिन NCERT में ज़्यादातर क्वेश्चन फ्लक्स बेस्ड है। और अगले दिन जो हम वीडियो बनाएंगे ना, उसमें तुमको सिखाएंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो रिलेटेड होता है उसका। और तब गॉस लॉ का जो तुम्हारा कंटेंट है वो फिनिश हो जाएगा। हाँ, कुछ जो ऐसा क्वेश्चन जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो कि नॉन यूनिफॉर्मली हो, वो सब काम कैसे करेंगे तो वो सब भी बात बतलाएंगे। लेकिन आज जो है हम लोग इसमें इतना ही सीखेंगे। होमवर्क तुम्हारा ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2-3 दिन में करके दे रहे हैं हम। ज़्यादा इसलिए भी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिखता है ना सर केमिस्ट्री भी है तो मैथ भी है तो बायोलॉजी भी है, अलग अलग सब्जेक्ट है, सारे लोग जो है वीडियो बना रहे हैं दे रहे हैं। चलो एक तो बढ़िया बात हुआ, ये तुम लोगों से शेयर भी करना चाह रहे हैं, पहले भी बताए हैं कि कोई स्टार्ट तो कर नहीं रहा था। मैं जब स्टार्ट किया तो बहुत लोग स्टार्ट किए,
एक तो तुम लोगों के लिए अच्छी बात ये हुई कि तुम्हारे पास भी बेहतर कुछ जानने के, देखो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट खूबी होता है, खासियत होता है, और सीखना कहीं से भी हो और किसी से भी हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे ग्रेट पर्सन मैं हूँ तो इससे गलत कुछ और हो भी नहीं सकता है। हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि तुमको बेहतर से बेहतर बात बतलाएं और बेहतर तरीके से बतलाएं। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ते पढ़ते ऐसा उलझ गया कि अब जो है तुम पढ़ना ही बंद कर दिया, पढ़ाई से ही तुम्हारा रुचि हट गया। और हम क्या करें कि मैं बहुत काबिल हूँ इस बात को साबित करने के लिए, कुछ ऐसे बात तुमसे डिस्कस करूँ कि जिसका तत्काल तो तुमको ज़रूरत भी नहीं रहे, लेकिन हम ये बताने की कोशिश करें देखो मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ। देखो मैटर ये नहीं है मैं कितना जानता हूँ, मैटर ये है कि मैं तुमको कितना सिखा पाता हूँ, कितना बता पाता हूँ। और तुम लोग जो है इस लॉकडाउन पीरियड में डिप्रेस्ड ना हो करके एक नए रूटीन के साथ, नए हौसले के साथ, नया देखो पूरा जो मेमोरी मैप है हर टॉपिक के बना करके रिवाइज करके सारे वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक ना। केवल वीडियो हर बार देखना नहीं, कॉपी से भी रिवाइज करो। लेकिन होमवर्क तुमको कम इसलिए केवल दे रहे हैं कि जिससे कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है ना वो इतना लोड ना बना ले कि तुम उससे दूर हट जाओ। लेकिन हम धीरे धीरे एकदम उस लेवल तक तुमको पहुंचा देंगे कि बस उसके बाद जो है तुमको फील होगा भाई चलो कोई बुक बनाओ, कहीं से भी बनाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम। तो जैसे कुछ शिक्षक जो हैं वो हमसे बोलते हैं कि सर आप वीडियो बनाते जा रहे हैं, एक प्रेशर हम लोगों पे भी बनते जा रहा है, मजबूरन हम लोगों को भी वीडियो डेली बनाना पड़ता है। एक तो वो बोलते हैं कि इस रीज़न से भी वीडियो थोड़ा कम डालिए। दूसरी बात ये है कि वो ये बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं, जो आपका समझाने का तरीका है, सब कोई सुन रहा है, देख रहा है, सारे टीचर लोग भी उसको सुनते और देखते हैं, तो सर लोग क्या करेंगे फिर उसी का नकल करेंगे और उसके मदद से ही कुछ और जोड़ करके कुछ नया करके बताने का कोशिश करेंगे कि हम तो भाई संजीव सर से ज़्यादा पढ़ाते हैं, देख लो उनका वीडियो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। देखो एक बात बता रहे हैं, उसमें भी मुझे पॉजिटिव बात ही नज़र आता है। अगर मैं कोई अभियान चलाऊं, मान लो 1 मिनट के लिए मेरे समझाने का मेथड बेहतर है और उससे कोई टीचर भी इंस्पायर्ड हो करके उस मेथड से समझाने का कोशिश करता है या शायद कुछ मेरे से ज़्यादा बेहतर करने का कोशिश करता है, तो वो दोनों केस में फ़ायदा किसका है? वो तुम्हारा फ़ायदा है। तो दोनों में तो नुकसान किसी का है नहीं, है ना। तो हम तो चाहेंगे कि वीडियो और बनाए जिससे तुमको जितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सके समझा ना। हमेशा याद रखना हर निगेटिव चीज़ में भी तुम कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हो, ठीक ना। यहाँ कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मगरूर ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। चलो धन्यवाद।